हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। और मेरी आपसे गुजारिश है आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको स्टोरी का हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताकर आपको इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। और इसके साथ साथ आपको आज की इस स्टोरी में बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग्स होंगे जो आप ऑलरेडी उनको जानते होंगे। तो आपको जो भी नए वर्ड मीनिंग्स मिले आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो वोकेबुलरी पावर है वो बेहतर होगी। और जितनी अच्छी जितनी मजबूत आपकी वोकेबुलरी होगी, आप उतना ही आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। और इन सेंटेंसेस में जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं उनको भी बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का हम टाइटल देखते हैं। क्या टाइटल है? द एरोगेंट स्वांस। तो क्या मतलब हुआ? एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी या घमंडी, और स्वांस यानी हंस। तो हंस कैसे हैं? एरोगेंट है यानी अहंकारी है। तो इस तरह से एरोगेंट एक एडजेक्टिव है और स्वांस नाउन है। तो नाउन से पहले ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ? अहंकारी हंस। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, आप स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं। देयर वॉज अ लेक बिहाइंड अ पैलेस इन विच लिव्ड अ ग्रेट मैनी गोल्डन स्वान्स। तो क्या मतलब हुआ? देयर वॉज यानी थी, अ लेक एक झील, बिहाइंड पीछे, अ पैलेस एक महल के, इन विच जिसमें लिव्ड रहते थे, अ ग्रेट मैनी बहुत सारे, गोल्डन स्वान्स सुनहरे हंस। महल के पीछे एक झील थी जिसमें बहुत सारे सुनहरे हंस रहते थे। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसका यूज किसी स्थान की जानकारी के लिए किया जाता है, और जहां पर कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज कर लेते हैं। और यहाँ इसका कोई भी सेंस नहीं है। और ये जो लिव्ड है ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं। एवरी स्वान यूज्ड टू लीव अ गोल्डन फेदर ऑन द लेक बैंक एवरी 6 मंथ। तो क्या मतलब हुआ? एवरी स्वान यानी प्रत्येक हंस, यूज टू लीव छोड़ दिया करता था, अ गोल्डन फेदर एक सोने का यानी सुनहरा पंख, ऑन द लेक बैंक का मतलब है झील के किनारे पर, एवरी 6 मंथ प्रत्येक 6 महीने के बाद। तो प्रत्येक हंस हर 6 महीने के बाद झील के किनारे पर एक सुनहरा पंख छोड़ दिया करता था। तो यहाँ पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ जो यूज टू लीव है ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है उसका यूज हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। मतलब जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करता है उसके लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हिंदी से अनुवाद आता है करता था करके, यानी यूज टू लीव छोड़ दिया करता था। क्या छोड़ दिया करता था? एक सुनहरा पंख। कहाँ पर? झील के किनारे पर, हर 6 महीने के बाद। आगे देखते हैं। द सोल्जर्स ऑफ द किंग यूज टू कैरी अवे दोज फीदर्स। द सोल्जर्स यानी सैनिक, ऑफ द किंग राजा के सैनिक। यूज टू कैरी अवे का मतलब है उठाकर ले जाया करते थे। कैरी अवे मतलब ले जाना, कोई भी चीज जब हम उसको हाथ में लेंगे और इसको बिल्कुल वहां से ले जाएंगे, तो यूज टू कैरी ले जाया करते थे। यहाँ फिर यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। दोज फेदर्स यानी उन पंखों को, और राजा के सैनिक उन पंखों को ले जाया करते थे। वन डे अ बिग बर्ड केम टू द लेक टू लिव देयर। वन डे यानी एक दिन, अ बिग बर्ड का मतलब एक बड़ी चिड़िया, केम आई टू द लेक झील के पास, टू लिव देयर यानी वहां रहने के लिए। ये इन्फिनेटिव टू है, और इन्फिनेटिव टू का यूज किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब एक दिन एक चिड़िया झील के पास आई, लेकिन क्यों आई? उसका उद्देश्य क्या था? वहां रहने के लिए। ऑल द स्वान्स कैकल्ड, हे यू कांट लिव हेयर। ऑल द स्वान्स यानी सभी हंस, कैकल्ड का मतलब है बोलने लगे, हे अरे
यू कांट लिव तुम नहीं रह सकती हो, हेयर यहाँ, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। इट इज आवर लेक, इट इज आवर लेक का मतलब ये हमारी झील है। वी पे आवर फेदर ईच टू द किंग, वी यानी हम पे अदा करते हैं मतलब देते हैं, अ फेदर एक पंख, ईच यानी प्रत्येक, टू द किंग राजा को, यानी हम ईच लगा हुआ है ना तो दोनों की बात हो रही है अलग अलग। हम दोनों राजा को एक पंख देते हैं 10। वी हैव बॉट इट, 10 यानी इस तरह से। वी मीन्स हमने हैव बाउट खरीद लिया है, इट इसको, इस प्रकार हमने इसको खरीद लिया है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका हिंदी अनुवाद या है या चुका है करके आता है, यानी इस प्रकार हम इसको खरीद चुके हैं, या फिर इसको ऐसे कहेंगे इस प्रकार हमने इसको खरीद लिया है। ब्रदर्स आई एम अ होमलेस बर्ड, भाइयों आई एम मैं हूं, अ होमलेस बर्ड एक बेघर पक्षी। होमलेस, होम होता है घर और लेस लगाने से उसका अपोजिट हो जाता है, यानी बेघर, बिना घर की, यानी मेरा कोई घर नहीं है, मैं एक बेघर पक्षी हूं। प्लीज गिव मी शेल्टर, द बर्ड बेग्ड, प्लीज यानी कृपया, गिव दो, मीमिस मुझे, शेल्टर का मतलब है आश्रय। द बर्ड यानी उस चिड़िया ने, बेग्ड विनती की, उस चिड़िया ने विनती की, कृपया मुझे आश्रय दो। ये प्लीज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको हिंदी में आज्ञावाचक कहते हैं, लेकिन इसमें सलाह और सुझाव भी किया जाता है, जैसे यहाँ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं हमेशा। आगे देखते हैं। बट द स्वान्स इग्नोर्ड इट्स प्ले एंड ड्रोव इट अवे, बट लेकिन द स्वान्स हंसों ने इग्नोर्ड यानी नजरअंदाज किया या अनदेखा कर दिया, इट्स प्ली यानी उसकी विनती को, एंड ड्रोव इट अवे, ड्रोव अवे का मतलब है भगा दिया और इट है उसको, लेकिन हंसों ने उसकी विनती को अनदेखा किया और उसको भगा दिया। ये जो अवे ये वर्ब के साथ आता है, ड्रोव अवे यानी भगा दिया। अवे का यूज किसी भी वर्ब के साथ तब करते हैं जब कोई चीज बिल्कुल एक जगह छोड़कर चली जाती है, तो वहां किसी भी वर्ब के साथ अवे लगाते हैं। द एरोगेंट बिहेवियर ऑफ द स्वान्स एंगर्ड द बर्ड, द एरोगेंट यानी अहंकारी, बिहेवियर यानी व्यवहार ने, ऑफ द स्वान्स हंसों के, एंगर्ड यानी क्रोधित कर दिया, द बर्ड चिड़िया को। हंसों के अहंकारी व्यवहार ने उस चिड़िया को क्रोधित कर दिया। इट मेड अप इट्स माइंड टू टीच अ लेसन टू द एरोगेंट स्वान्स, इट यानी उसने, और मेडअप का मतलब है लगाया, यानी किसी भी चीज को जब हम सोचते हैं तो अपना माइंड लगाते हैं, यूज करते हैं, तो उसको मेडअप कहते हैं। मेडअप यानी लगाया, इट्स माइंड अपना दिमाग, टू टीच यानी सिखाने का, अ लेसन एक सबक, टू द एरोगेंट अहंकारी स्वांस हंसों को, उसने, ये इट एक प्रोनाउन है और चिड़िया के लिए बोला गया है। तो जो वर्ड किसी नाउन की जगह पर आते हैं, प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ इट आया है किसकी जगह, वर्ड की जगह। तो उसने अहंकारी हंसों को एक सबक सिखाने के लिए अपना दिमाग लगाया यानी सोची, उसने हंसों, अहंकारी हंसों को सबक सिखाने की सोची। It went to the king and complained, Lord, the swans of your lake are very rude and arrogant. तो क्या कहा उसने, It went वो गई, to the king राजा के पास, एंड complained और शिकायत की, वो राजा के पास गई। किसी के पास जाने के लिए प्रेपोजिशन टू आती है, वो राजा के पास गई, एंड कंप्लेंट और शिकायत की, लॉर्ड का मतलब है प्रभु यानी मालिक, कुछ भी कह सकते हैं। द स्वान्स यानी हंस, ऑफ योर लेक तुम्हारी झील के, आर हैं, वेरी रूड एंड एरोगेंट बहुत असभ्य, यानी जिसको जाहिल कहते हैं हम, वो रूड होता है, यानी जिसके अंदर सभ्यता नहीं होती है, समझदारी नहीं होती है, उसको हम रूड कहते हैं यानी जाहिल। और एरोगेंट का मतलब है अहंकारी। तो उसने कहा प्रभु आपकी झील के हंस बहुत जाहिल और अहंकारी हैं। यहाँ पर जो आर है वो एक बी क्रिया है और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। वो कैसे थे, बहुत जाहिल और अहंकारी। आई वेंट टू देम एज अ रिफ्यूजी एंड बेग्ड फॉर शेल्टर इन द वाटर्स ऑफ द लेक ऑफ द ग्रेशियस किंग। आई वेंट में गई, ये गो की सेकेंड फॉर्म है, टू देम उनके पास, मैं उनके पास गई। यहाँ जो देम है ये भी एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। किसके लिए बोला गया है, हंसों के लिए, क्योंकि जब प्लूरल होता है तो देम आता है। एज अ रिफ्यूजी एक शरणार्थी के रूप में, एज यानी रूप में, अ रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, यानी जो आश्रय लेने वाले के रूप में।
एंड बेग्ड और विनती की फॉर शेल्टर आश्रय की इन द वाटर्स यानी पानी में ऑफ द लेक झील के ऑफ द ग्रेशियस किंग यानी दयालु राजा की झील के पानी में आश्रय लेने के लिए विनती की। दे रिफ्यूज्ड टू गिव मी एनी स्पेस, दे रिफ्यूज्ड उन्होंने मना कर दिया, टू गिव मी मुझे देने से, एनी स्पेस कोई जगह, उन्होंने मुझे कोई जगह देने से इनकार कर दिया। वन ऑफ द स्वान्स इवन सेड दैट द किंग वॉज नोबडी टू ऑर्डर देम टू डू एनीथिंग। वन ऑफ द स्वान्स का मतलब है एक हंस ने, यानी जो दोनों स्वान्स थे उनमें से एक की बात हो रही है। वन ऑफ द स्वान्स, एक हंस ने, इवन यहां तक की सेड कहा, एक हंस ने यहां तक की कहा दैट द किंग की राजा वॉज नोबडी कोई नहीं था, टू ऑर्डर देम उनको आज्ञा देने वाला, टू डू एनीथिंग कुछ करने के लिए उनको आज्ञा देने वाला राजा कोई नहीं था। दे क्लेम्ड दैट द लेक was purchased by them with golden feathers. They claimed उन्होंने दावा किया that की the lake झील was purchased खरीद ली गई थी। was के बाद verb की थर्ड फॉर्म में पैसिव है, was purchased खरीद ली गई थी by them उनके द्वारा, यानी झील को उनके द्वारा खरीद लिया गया था। कैसे? with golden feathers यानी सुनहरे पंखों से। उन्होंने इस बात का दावा किया कि सुनहरे पंखों से उनके द्वारा झील को खरीद लिया गया था। Thus they think that the whole lake is their private property. thus इस प्रकार they think वे सोचते हैं that की the whole lake यानी पूरी झील is है their private property उनकी व्यक्तिगत जायदाद यानी संपत्ति। इस प्रकार वे सोचते हैं कि पूरी झील उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। आगे देखते हैं क्या होता है। I was insulted and driven away. I was insulted का मतलब है मेरा अपमान किया गया, मुझे अपमानित किया गया। was insulted है ना पैसिव वॉइस, यहाँ जो I है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी मुझे अपमानित किया गया एंड ड्राइवन अभी और भगा दिया गया। Such injustice in your kind rule is bad. Such injustice यानी इस तरह का अन्याय, in your kind rule तुम्हारे दयालु शासन में, is bad यानी बहुत बुरा है। तुम्हारे दयालु शासन में इस तरह का अन्याय बुरा है। आई सीक योर जस्टिस हो किंग यानी हे राजा, आई सीक मैं चाहती हूं योर जस्टिस तुम्हारा न्याय, मैं तुम्हारा न्याय चाहती हूं। डोंट वरी चिंता मत करो, डोंट यानी मत, वरी चिंता करो, चिंता मत करो। यू विल गेट जस्टिस, यू तुमको, विल गेट मिलेगा, जस्टिस यानी न्याय, तुम्हें न्याय मिलेगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर की बात यानी आने वाले समय की बात हो रही है और उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द किंग अनाउंस्ड एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू गेट द एरोगेंट स्वान्स एंड ब्रिंग देम टू हिज प्रेजेंस। द किंग राजा ने अनाउंस्ड ऐलान किया एंड ऑर्डर्ड और आज्ञा दी हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू गेट लाने की, द एरोगेंट स्वान्स उन अहंकारी हंसों को, एंड ब्रिंग लाने की जब उनको, टू हिज प्रेजेंस का मतलब है उनके सामने। राजा ने अपने सैनिकों को उन अहंकारी हंसों को लाने की आज्ञा दी और उन्हें उनके सामने पेश करने के लिए कहा। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था यानी ये बिल्कुल साफ था। दैट यानी कि द किंग वुड पनिश देम सिवरली, द किंग यानी राजा, वुड पनिश सजा देगा, देम उनको, सिवरली का मतलब होता है बहुत ज्यादा यानी गंभीर रूप से भी कह सकते हैं। ये स्पष्ट था कि राजा उनको बहुत ज्यादा सजा देगा। द सोल्जर्स वेंट टू द लेक टू गेट द एरोगेंट स्वान्स, द सोल्जर्स यानी सैनिक, वेंट गए, टू द लेक झील के पास, टू गेट लाने के लिए, द एरोगेंट स्वान्स उन अहंकारी हंसों को लाने के लिए झील के पास गए। The swans saw the soldiers of the king. The swans उन हंसों ने, दा का यूज कब करते हैं? दा एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसका यूज जिससे पहले आता है वो फिक्स हो जाते हैं, यानी कि जिनकी पहले से बात हो रही है तो उन्हीं हंसों की बात हो रही है। उन हंसों ने, सॉ यानी देखा, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सी मीन्स देखते हैं, और सॉ यानी देखा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट में बात होगी, देखा, इसको देखा। द सोल्जर सैनिकों को, ऑफ द किंग राजा के, हंसों ने राजा के सैनिकों को देखा। An old swan said, friends, we had better leave this lake. An old swan, एक बूढ़े हंस ने said कहा, friends दोस्तों, we
हैड बेटर हमारे लिए अच्छा होगा, वी हैड बेटर का मतलब हमारे लिए अच्छा होगा, लीव छोड़ दें दिस लेक इस झील को, यानी हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस झील को छोड़ दें। दैट बर्ड दैट बर्ड हैज पॉइजन द एयर्स ऑफ द किंग अगेंस्ट अस। दैट बर्ड उस पक्षी ने हैज पॉइजन का मतलब है जहर भर दिया है, द एयर्स कानों में ऑफ द किंग राजा के, अगेंस्ट अस यानी हमारे खिलाफ, उस पक्षी ने हमारे खिलाफ राजा के कानों में जहर भर दिया है। भर दिया है पढ़ेंगे हम इसको क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट या है करके इसका हिंदी अनुवाद आता है। वी विल गेट पनिश्ड इफ वी स्टे हेयर एनी मोर। वी विल गेट हमें मिलेगी, पनिश्ड यानी सजा, वी विल गेट पनिश्ड यानी हमें सजा दी जाएगी, इफ अगर वी स्टे हम रहेंगे हेयर यहाँ, एनी मोर और ज्यादा देर तक, अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक रुके तो हमें सजा दी जाएगी। द स्वान्स फ्लू अवे यानी हंस उड़ गए, उड़कर भाग गए। द किंग अलाउड द न्यू कमर टू लिव इन द लेक पीसफुली। द किंग राजा ने अलाउड अनुमति दी, द न्यू कमर उस नए, न्यू कमर का मतलब होता है जो नया रहने के लिए आया था, टू लिव रहने के लिए, इन द लेक झील में पीसफुली शांति से, ये एडवर्ब है, विशेषता बता रहा है रहने की, कैसे रहने के लिए, शांति से। तो राजा ने उस न्यू कमर को उस झील में शांति से रहने की आज्ञा दी। तो इस स्टोरी से हमें क्या गिस्ट मिलता है, गिस्ट का मतलब है सार यानी निष्कर्ष, इस स्टोरी से क्या निकलता है ये देख लीजिए। एरोगेंस ब्रिंग्स डाउनफॉल सूनर और लेटर। एरोगेंस यानी अहंकार, ब्रिंग्स लाता है, डाउनफॉल का मतलब है पतन, सूनर और लेटर का मतलब है कभी ना कभी। अहंकार कभी ना कभी पतन जरूर लाता है, यानी पतन की ओर ही ले जाता है। अगर हम अहंकारी बने रहेंगे तो हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा और हमारा मतलब डाउनफॉल हो जाएगा, हम हार जाएंगे। अ रिफ्यूजी मस्ट बी गिवन शेल्टर। अ रिफ्यूजी एक शरणार्थी को मस्ट बी गिवन यानी दी जानी चाहिए, मस्ट का यूज हुआ है और एक मॉडल वर्ब है, और इसका यूज अनिवार्य कंपलसरी चीजों के लिए करते हैं, यानी मस्ट यानी जरूर चाहिए, बी गिवन दी जानी, शेल्टर यानी आश्रय, यानी एक शरणार्थी को आश्रय जरूर दिया जाना चाहिए। एंड ट्रीटेड एज अ गेस्ट और एक मेहमान के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये पैसिव वॉइस है। द स्वान्स हैड एरोगेंटली टेकन लेक एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। द स्वान्स यानी हंसों ने हैड टेकन, हैड टेकन यानी ले लिया था, एरोगेंटली का मतलब है अहंकारी तरीके से यानी घमंडी तरीके से, लेक झील को एज रूप में देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, उन हंसों ने उस झील को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में, टेकन का मतलब है कब्जा कर रखा था। एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप, दे हैड टू फ्ली यानी भागना पड़ा, उनको भागना पड़ा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।